उसकी वजह थी कि हमारा क्रांतिकारी आंदोलन तिथिगत, इतिहासवार, क्रमवार, विषयवार नहीं था। लेकिन बहुत सारे क्रांतिकारी साथी जीवित थे। शिव वर्मा थे, मनमथनाथ गुप्त थे, यशपाल थे। यशपाल ने 3 खंडों में सिंहावलोकन लिखा, शिव वर्मा ने संस्मृतियां लिखी, मनमथनाथ गुप्त ने पूरा क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास लिखा। लेकिन जिन अंग्रेजों की नजर से इतिहास लिखा गया, वहां कई बार क्या हुआ कि क्रांतिकारियों को आतंकवादी तक कह दिया गया, फासिस्ट कह दिया गया, डकैत कह दिया गया। तो सिलसिलेवार काम होना बहुत जरूरी था। मैंने जैसे कहा कि हम व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, विचारों की नहीं। आप भगत सिंह कोर्सबुक में नहीं था, लेकिन लोगों के दिलों और दिमागों में तो था, कहीं कहीं खत्म नहीं हुआ था। बाद के काल में क्या हुआ, सन 60 तक जो क्रांतिकारी थे सचमुच के और अच्छे और सच्चे क्रांतिकारी, वो एक युग अवसान हो गया। उस मशाल को लेकर चलने की बहुत जरूरत थी। आज क्रांतिकारी साहित्य पे बाद में काम ही नहीं हुआ। आज भी मैं आपको बताऊं कि 15 लाख शहीदों की सूची है मेरे पास। मैं भगत सिंह की जेल डायरी आज मेरे पास है, तमाम हस्तलिखित पत्र हैं, बहुत से देश के सामने आज भी नहीं आए हैं। उसकी वजह क्या है? ये बात उस विचारधारा की यह है कि जो आपने शुरुआत में एक सवाल सुष्मिता से पूछा, देश स्वतंत्र हुआ, वो देश जो अपने इतिहास से, अपनी जड़ों से कट जाए, जो अपने अतीत को काट दे, वे वृक्ष नहीं जीते जिनकी जड़ें गहरी नहीं होती। हमारे अतीत में, हमारे इतिहास में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में 15 लाख सुभाष बाबू के आजाद हिंद फौज के सेनानियों का भी नाम होना चाहिए। हम स्वतंत्रता संग्राम में केवल शेखर जी, एक सवाल मैं आपको बीच में ये क्या समाजवादी शब्द भगत सिंह ने भारतीय राजनीति में पहली बार इस्तेमाल किया आपकी पुस्तक के अनुसार? नहीं, ऐसा नहीं। वो ऐसा है, भारत में जो सुष्मिता ने बहुत सुंदर बात की, आप उस बैकग्राउंड पे जाइए, उस पृष्ठभूमि पे जाइए। जब वे तो 7 में जन्मे, 17 में अक्टूबर क्रांति हुई रशिया में 1917 में। उससे पहले भारत के क्रांतिकारी प्रेरणा लेते थे आयरलैंड की राज्य क्रांति थे, रूस की राज्य क्रांति से, चीन की क्रांति से। दुनिया में जहां क्रांति हुई वो क्रांतिकारियों को प्रेरणा देती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उससे प्रभावित हैं या उसी में इन्फ्लुएंस हो गए हैं। लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शीर्षोदय हुआ, आप भगत सिंह से भी शीर्ष में आचार्य नरेंद्र देव हुए हैं, संपूर्णानंद हुए हैं, ये लोग भारतीयता से भी ओतप्रोत हैं। विवेकानंद से बड़ा क्रांतिकारी कौन है भारत में? जो जिनके बड़े भाई भूपेंद्र नाथ दत्त तो कम्युनिस्ट पार्टी के बाकायदा मेंबर हैं, और लेनिन इनसे सलाह लेने के लिए बुलाता है। पर भगत सिंह ने समाजवाद की भारतीय दृष्टिकोण से पहली व्याख्या की है, मौलिक चिंतन। समाजवाद के पहले उद्गाता भगत सिंह इन अर्थों में है कि उन्होंने भारत के वेद पुराण उपनिषद का निचोड़ निकालकर वसुदेव कुटुंबकम की बात की। ग्लोबलाइजेशन पर मैं उनका एक लेख लाया हूं, वो हम आज पढ़ें, ऐसा लगेगा मानो मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता था नंदा जी कि एक बात कही आपने कि उनके विचारधारा को हम क्या कहेंगे, कम्युनिस्ट विचारधारा कहेंगे, समाजवादी विचारधारा कहेंगे, क्या कहेंगे? असल में जो बात आपने कही कि वो जो समय था और वो जो एक विचार चल रहा था सारी दुनिया में, और वो विचार के पीछे केवल एक मूल में एक चीज थी कि हम गरीबी को दूर कैसे करें, हम लोगों के दर्द को कैसे मिटाएं, हम लोगों के अभावग्रस्त इस जनता को कैसे ठीक करें। वही बात एक भगत सिंह जी ने कही, वही बात एक जनसंघ के अध्यक्ष होते थे जिनका नाम था दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने वो बात कही, एक आत्म मानववाद की बात कही। और उन्होंने ये कहा, कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूख से मर रहा है और भूखा है और भूखा से सोता है, और तुम अगर रोटी खा के सो जाते, तुम्हें नींद कैसे आती है? तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। तुम्हें जब तक सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अपने बराबर तुम नहीं बिठा पाओगे तो तुम समझो कि तुम अन्याय कर रहे हो। ये बात एक कहता है दीनदयाल उपाध्याय, जो जनसंघ का अध्यक्ष है, यानी जिसके भी दिल में दर्द है गरीब के प्रति, समाज के प्रति, वो वही बात कहेगा। उसको आप समाजवाद कहिए, उसको आप साम्यवाद कहिए, उसको कोई बात कहिए। सच्चाई, सच में तो राजनीति में जो लोग, हम लोग जो भी हैं, जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, हमारा मकसद तो यही होना चाहिए कि देश के अंदर गरीबी है, देश के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, देश के अंदर लोग फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, देश के अंदर अनाज का अभाव है, सिंचाई का अभाव है, पीने के लिए पानी का अभाव है, और बहुत सारी चीजों का अभाव है। हम उसको किस तरह से दूर करें, सच्चाई ईमानदारी से काम करके कैसे? मैं बातचीत को फिर इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूँ, भगत सिंह के जीवन की ओर ले जाना चाहता हूँ। उस उम्र में जब लड़का 21 साल का था राजशेखर जी, वो जेल पहुंच गए भगत सिंह। 23 साल की उम्र तक उनको फांसी होगी, और उसके पहले जो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, मील का पत्थर जो था, जो जितना हमने पढ़ा समझ में आता है कि जलियांवाला बाग की जो घटना थी, उसने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक नजर डालने की कोशिश करते हैं कि आज जो बॉलीवुड से जो फिल्में बन रही हैं, उन्होंने जैसे रंग दे बसंती ने इसी बात को कैसे चित्रित करने का प्रयास किया था। एक नजर।
जलियांवाला बाग की घटना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से चित्रित किया, यहाँ तक कि इस हादसे में कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, उस पर कई जांच समितियां बैठी, कुछ सरकारी, कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भी। इस घटना ने उस बच्चे को बहुत ही हद तक प्रभावित किया। संवेदनशील लड़का, जैसे कि पहले हमने देखा कि और आपकी किताब में भी जिक्र है, जलियांवाला बाग की मिट्टी वो शीशे में भर कर ले आया, जो आगे तक उनको प्रेरणा देती रही, पूजा करता रहा। जी, ये संवेदनशीलता क्या उस दौर की अपनी एक खास बात थी, या फिर भगत सिंह की अपनी शख्सियत इतनी संवेदनशील थी? हमको उसके बैकग्राउंड पे जाना होगा, उसके परिवार की पृष्ठभूमि। पूरा घर ही क्रांतिकारियों का घर है। उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा स्वर्ण सिंह, सरदार अजीत सिंह, सब के सब क्रांतिकारी हैं। सूफी अंबर प्रसाद के साथी है, गदर पार्टी के। ये लोग कुका विद्रोह से जुड़े हुए लोग हैं। भगत सिंह के जो राजनीतिक गुरु हैं, जिनको भगत सिंह अपना आदर्श मानते हैं, आप उन्हें भूल जाते हैं। करतार सिंह सराबा, 19 साल के नौजवान भगत सिंह को अपना आदर्श नजर आते थे। भगत सिंह एक भावुक क्रांतिकारी से शुरू होकर के एक वैज्ञानिक क्रांतिकारी में तब्दील हुआ। मैं उस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भावुकता हर क्रांतिकारी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। देखिए, पार्लियामेंट में बम फेंकने से पहले अगर भगत सिंह दिमाग से सोचते तो वो भी सोचते कि मेरे भी कहीं लाइसेंस प्याऊ खुल जाए, कहीं कोई पेट्रोल पंप मिल जाए, गैस एजेंसी या कोई राजनीतिक दल का टिकट मिल जाए तो बम फेंकूं, तो वे न फेंकते। ये भावुकता ने ही भगत सिंह को भगत सिंह बनाया। पर जिस संस्कारों से भगत सिंह जन्मे हैं, उस महाभावनाओं का उफान बहुत स्वाभाविक है। जब देखिए तो जरा जन्मे हैं तो माँ ने नाम दिया, माँ विद्यावती ने, भागो वाला भगत सिंह। जानते हैं क्यों? उसी दिन चाचा और पिता जेल से छूट कर आए। तो भगत सिंह का जन्म ही जिस परिवार में क्रांति का जन्म हो गया हो, जब वो खेत में घूमने जाते पिता के साथ, पिता कंधे पर ले जाते हैं, तो वो पिता से पूछते कि पिता ये क्यों, क्या क्या फसलें बोई है, धान की, गेहूं की, क्या है, तो बम्बू के क्यों नहीं बोते? जो बोलना नहीं सीख रहा वो बच्चा कहता है बम्बू के क्यों नहीं बोते। और जब चाची के आंसू पोंछता तो कहता है कि चाची जरा बड़ा हो जाने दो, मैं खेतों से बम्बू के लेकर आऊंगा तो चाचा को निकाल लाऊंगा। तो भावनाओं में तो बच्चा बड़ा हुआ। फिर उसके भावनात्मक विकास की यात्रा को देखिए कि उसे बालकृष्ण शर्मा नवीन का सानिध्य मिला है प्रताप कार्यालय में, गणेश शंकर विद्यार्थी का सानिध्य मिला है, सरदार सोहन सिंह जोश का सानिध्य मिला है, ऐसे महान योगेश चंद्र चटर्जी उसे दल में लाए, कॉमरेड अजय घोष उसके मित्र हैं, भगत सिंह के सबसे बड़े साथी पंडित चंद्रशेखर आजाद। उन्हें आप कौन सी समाजवादी विचारधारा और कौन से ढांचे में बांधेंगे जो जनेऊ पहन करके समाजवाद की बात करते हैं? तो कौन से ढांचे में बांधेंगे इस आदमी को? लेकिन ये एक बात गौर करने की है, जैसा अचानक ये कहा कि आज रिलेवेंस या आज लोकप्रिय उठे, ऐसी बात नहीं है। भगत सिंह अपने युग में गांधी से ज्यादा लोकप्रिय था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुमित सरकार से लेकर के इस पीढ़ी का दुर्भाग्य ये है कि ये अपने संस्कारों से भी कटी हुई है और न ही इनका सम्यक अध्ययन अपने देश, काल, इतिहास और परिस्थितियों से। पर हमारी पीढ़ियों को कोई कोर्स बुक में नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन हमारी पीढ़ियों को अपने रक्तगत संस्कारों से क्रांति जन्मना अध्ययनशीलता में आई थी। लेकिन अब ये जो रिसर्च का नाम है ना, जो सर्च की हुई चीज को रिसर्च की तरह, ये भगत सिंह एक प्रोडक्ट की तरह लाया जा रहा है, ये एक ब्रांड की तरह बाजार में लाया जा रहा है। मेरा उस भगत सिंह की बात से मतभेद है, मेरे भगत सिंह की विचारधारा को सामने रखने। ब्रांड तो होगा, कोई भी चीज अपने युग से बाहर जब अमर होगा, जीसस क्राइस्ट ब्रांड होगा, मोहम्मद ब्रांड होगा। लेकिन इसका दुर्भाग्य क्या सुष्मिता, दुर्भाग्य क्या है कि होगा ही। दुर्भाग्य क्या है कि चेगवे वारा जिस क्रांति को करने चले फिदेल का, आप जिनके खिलाफ लड़े, अगर वही आपको स्वीकारने लग जावे तो वो आपकी धार को कुंद करते हैं कई अर्थ। भगत सिंह कहते हैं कि मैं कोई अनूठा व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने समय काल की पैदाइश हूं। जिस समय काल में मैं हूं तो उसका मुझ पर असर है। उस हिसाब से आज की जो नौजवान पीढ़ी है, उसी तरह से जिस तरह भगत सिंह अपने समय काल की पैदाइश है और समय काल उनका जनक है, आज की पीढ़ी के लिए आज का समय मैं इस पीढ़ी का विरोध में नहीं हूं रमन भाई, जी, बल्कि भगत सिंह ने बहुत सुंदर भाषा में एक बात कह दी है जो खलील जिब्रान ने भी कही है। भगत सिंह ने कहा कि मैं नहीं फेंकता बम तो कोई और फेंकता, बम तो फेंका ही जाना था। देखिए नियतिवाद की बात आ रही है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जैसे दास कैपिटल में लिखा कि मैं नहीं लिखता तो कोई और लिखता, दास कैपिटल तो लिखा ही जाना था। ठीक वैसे ही जिब्रान ने कहा कि मैं जाता हूँ और एक सत्य साथ लिए जाता हूं, तो ये सत्य मुझे फिर इकट्ठा करेगा और एक दिन मैं फिर आऊंगा। जी, मैं आप लोगों से ये समझना चाह रहा था कि नई पीढ़ी के लिए एकाएक रुचि अब क्यों पैदा हो रही है? आज से 20 साल पहले तक जो लड़के कॉलेज में जा रहे थे, इस कदर भगत सिंह की बात नहीं की। और आप ही की पीढ़ी में से मैं पूछना चाहूंगा, आप ही के समकक्ष जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, उनमें से कितनों ने भगत सिंह के ऊपर इतना शोध का काम किया, इतना लेखन का काम किया? राजनेताओं से भी, माफ कीजिएगा, मैं साहब इन्हीं की पार्टी से हमने संपर्क किया,
वो एक दो ही नाम गिना सकते थे भारतीय जनता पार्टी में से जो भगत सिंह पर खुल के बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी में भी, लेखकों पत्रकारों में बहुत कम, युवा पीढ़ी में भी बहुत कम। क्या वजह है कि एकाएक फिल्में बनी? आजादी के बाद शायद हजारों की तादाद में फिल्में बनी। हिंदुस्तान में लगभग हर 2 दिन में एक फिल्म बनती है। भगत सिंह पर जो 3-4 फिल्में बनी है वो अधिकांशतः इसी दौर में बनी पिछले कुछ सालों। तो मेरा सवाल ये कि एकाएक की जो रुचि है, इसका कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी है या अचानक ही ऐसा हो गया? ये एकाएक नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, एकाएक बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, एकाएक कुछ भी नहीं होता। ये सब सुगबुगाहट है। आपने राजनीतिक आजादी प्राप्त कर ली, अभी सांस्कृतिक आजादी प्राप्त करना बाकी है। मानसिक गुलामी से आज भी हम मुक्त नहीं हुए। अंग्रेजी हमारे सिर पर चढ़ी हुई है, अंग्रेज चले गए। भगत सिंह ने बरसों पहले पंजाब की भाषा समस्या पर एक लेख लिखते हुए साहब सिंह जी लिखा कि इस देश की एक लिपि, एक भाषा होनी चाहिए। हिंदी के पक्ष में भगत सिंह जैसा नौजवान विचारक सोचता है। आज हमें धार्मिक आजादी से जरूरत है, आज धार्मिक क्रांति की जरूरत है, आर्थिक क्रांति की जरूरत है। भगत सिंह ने बहुत पहले कहा कि मेरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, ये किसानों का देश है, हमें किसानों की बात करनी चाहिए। मेरे यहाँ पूंजीवाद और श्रमिकों का कोई शोषण और शोषित का संबंध है ही नहीं। मेरे यहाँ तो पूंजीवादी भी जेडी बिरला और जेआरडी टाटा जैसे भले लोग थे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर काम करने वाले। तो विरोध कहाँ है? भगत सिंह कहता किसानों को संगठित करने की जरूरत है। आज क्या हुआ? चारों तरफ दिशाहीनता के जंगल में, चारों तरफ नौजवान पीढ़ी के सामने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रही है। रूस के समाजवाद से जब नौजवानों का मोहभंग हुआ, हालांकि ये मैं समझता हूं कोई भी क्रांति और कोई भी परिवर्तन स्थायी रूप से नहीं होता, मोहभंग हुआ तो वैकल्पिक दृष्टि से भगत सिंह सबसे ऊपर खड़े नजर आते हैं समकालीन विचारकों में, क्योंकि उनके विचार आज भी प्रासंगिक, सामयिक, शाश्वत और जागृत और जीवंत नजर आते हैं। क्या आप भी साहब सिंह जी इस बात से सहमत हैं? सहमत हूं। और यदि आप सहमत हैं, यदि भगत सिंह के विचार प्रासंगिक हैं, शाश्वत हैं, आज भी महत्वपूर्ण है, तो फिर अगला सवाल है, आपकी पार्टी, आज की पार्टियां क्या भगत सिंह की विचारधारा को एक कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में कुछ सोच रही हैं? क्या भगत सिंह जैसे नए लड़के नए जज्बे के साथ पैदा करने की बात है? व्यक्तिगत एक बात कह सकता हूँ, जो नहीं सोच रहे उनको सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। आज इसकी आवश्यकता है। आज भगत सिंह उसके विचार की आवश्यकता है। भगत सिंह एक, अगर उनको पूरी तरह से आप अध्ययन करें, उसकी तो प्रासंगिकता रहेगी जब भी इस प्रकार की परिस्थिति आएंगी जो आज देश में वो रहेगी, और आज उसकी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, कुछ लोगों को, सरकारों को, पार्टियों को इस बात से डर लगता है कि कहीं भगत सिंह जैसी बात और भगत सिंह के विचार को अगर हमने बहुत गहराई से लोगों के मन में उतार दिया तो हमारी क्या, रमन जी इजाजत दे तो एक हमारा क्या हाल होगा, गंभीर बात ये चिंता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल भगत सिंह जी का 100वां जन्मदिन है और देश की सरकारें सो रही हैं, सरकारें सो रही हैं, सरकारों को मालूम नहीं है। बड़ा साहसिक पक्ष बताऊं, बात बस पूरी कर लीजिएगा आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें भगत सिंह का जो दर्द है, गरीब के प्रति दर्द, बेसहारा के प्रति दर्द है, उन सब के प्रति जो देश की 60 साल की आजादी के बाद भी आज इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे कि हम आजाद थे। वो दो आज भी ये कहते हैं कि दो 4 रोटी कहते हैं, 2 4 नहीं कहते, क्योंकि रोटी ही एक बहुत बड़ी समस्या कुछ लोगों के लिए आज भी इस पर तो एक बड़े विचारक ने, दलों की एक सामूहिक विफलता बड़े रही है। विचारक ने, मैं किसी एक की बात जी, नहीं कर मतलब रहा। राजनीतिक दलों किसी की एक पार्टी की बात सारे